जय हिंद दोस्तों। मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बिहार का इतिहास लाया हूं, जो कि आपको थंबनेल में देखकर पता चल गया होगा। आधुनिक बिहार का इतिहास। आज आधुनिक बिहार के इतिहास के एक ही वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन सभी फैक्ट को आपके थ्योरी के माध्यम से आपको बताया जाएगा। आगामी आपका 72वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो डेट दिया गया है, उसमें बिहार से क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में। और बिहार इसलिए हर संडे को आपको बिहार स्पेशल पढ़ाया जाएगा, जिसमें सुबह में उसका थ्योरी किया जाएगा और उसी दिन शाम को उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा। पहले थ्योरी और बाद में उसका ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक रविवार को बिहार स्पेशल। और डेली जैसे चलता है वैसे चलेगा। अब सुबह में आपको 10 बजे वीडियो उपलब्ध हो जाएगा यूट्यूब पर। कुछ दिनों से टाइमिंग का इशू चल रहा था, अब सब कुछ ठीक हो गया है। सुबह में 10 बजे आपको वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देखिएगा। और इसका पीडीएफ की बात करें तो आप लोग टेलीग्राम से इसका पीडीएफ भी निकाल लीजिएगा। टेलीग्राम मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है, जितना भी वीडियो डाला गया है, सारा टेलीग्राम पर उपलब्ध है और पीडीएफ भी उपलब्ध है। उसको निकाल कर आप बनाइए। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कल आपको मैंने 100 क्वेश्चन का बंगाल के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय, इन सभी से मैंने क्वेश्चन आपको 100 दिया था। एक दिन पहले उसका थ्योरी बताया और अगले दिन उसका क्वेश्चन बताया। अब मैं प्रयास करूंगा कि डेली आपको 2 वीडियो आए, सुबह में थ्योरी, शाम को उसका क्वेश्चन। सुबह में थ्योरी, शाम को उसका क्वेश्चन। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह सीरीज आप लोग को कैसा लग रहा है। कमेंट और लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पर जो भी लोग नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। मेरा फेसबुक आईडी मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ भी अब वीडियो डाला जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आज के मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ। एक एक चीज़ मैं एक एक बारीकी से आपको बताऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा यह सीरीज। और डेली इसमें आप लोग जुड़िए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत किया जा रहा है। थंबनेल से पता चल ही गया है कि आधुनिक बिहार का इतिहास संपूर्ण विषय बीपीएससी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूरोपीय कंपनी का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार और पृथक बिहार का गठन, इन सभी का चर्चा आज आपके सामने मैं करूंगा। 1857 के क्रांति की बात करें तो मैं इसका क्वेश्चन आपके सामने 50 क्वेश्चन पीडीएफ डाल दिया हूं। जो लोग भी नहीं देखे हैं वो जाकर यूट्यूब पर उपलब्ध है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत किया जा रहा है। सबसे पहले यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। यूरोपीय कंपनी का प्रवेश, यूरोपीय कंपनी का यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। पुर्तगाल की बात करें तो बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली आए थे, जो कि हुगली से पटना नाव के द्वारा आए थे। हुगली कहाँ है? हुगली से पटना नाव के द्वारा आए और व्यापार करते थे। वे पटना में सोरा का, सूती वस्त्र का, चीनी मिट्टी का, बर्तन का एवं मसाले आदि प्राप्त करते थे। तो पुर्तगाली जो थे वह सबसे पहले आए थे और यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली आए थे, जो कि हुगली से पटना में नाव से आए थे। किससे आए थे? नाव से। तो वह व्यापार क्या क्या चीज़ क्या करते थे? सूती वस्त्र का करते थे, बर्तन का करते थे, मसाला का करते थे और चीनी मिट्टी का जो बर्तन आता है, आप लोग जो चाय पीते हैं वह चीनी मिट्टी का ही कप होता है, उसका वो व्यापार करते थे। पुर्तगाली के बाद आपको डच आया, जिसे हॉलैंड या नीदरलैंड कहा जाता है। डच आया। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक
कोठी डचों ने स्थापित किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पटना में सबसे पहले व्यवस्थित कोठी किसने खोला था, तो डच के द्वारा खोला गया था। किसके द्वारा खोला गया था, तो डच के द्वारा। ये भी आप याद कर लीजिएगा, डच के द्वारा। 1632 जो है ना, यह बहुत ही वीवीआई है और कई बार आपके एग्जाम बीपीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 1632 ईस्वी में पटना में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत, पटना कॉलेज जो भी लोग रहते होंगे, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत जो गंगा नदी के किनारे के तरफ है, डचों ने ही अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र और सोरा आदि में थी। डच जो थे उनका सबसे ज़्यादा रुचि जो था वह आपको सूती वस्त्र में था और सोरा में था। और 1632 जो यह दिया गया है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है, इसे आप याद कर लीजिएगा। आइए उसके बाद अंग्रेज़ों ने 1620 में पटना में एक आलमगंज जगह है अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 में बंद हो गया। अंग्रेज जो थे पटना में एक आलमगंज जगह है, वहाँ पर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया 1620 में। कब किया था, तो 1620 में। और वह बंद कब हो गया, तो 1621 में वह बंद हो गया। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 में मिली थी। बंद होने के बाद उन्हें व्यापारिक केंद्र में वास्तविक मतलब सही में सफलता कब मिली थी, तो 1651 में मिली थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेज़ों ने पटना के आलमगंज में कब वह स्थापित किया था, तो 20 में किया था, 1620 में। लेकिन वह बंद कब हो गया, तो 1621 में। उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित वास्तविक रूप से कब किया था, तो 1651 में। इस तीनों चीज़ के आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम में आपको डाल दिया जाएगा, वहाँ से ज़रूर आप प्रिंट कराइएगा। बिहार से क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी 1632, इस ईयर को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ पर व्यापारिक की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इससे प्रेरित होकर अंग्रेज ने भी बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दी थी। जैसे अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी जो था, वह डचों की व्यापारी करते हुए देखा और उसके तरह प्रेरित हुआ कि यह अच्छा व्यापार यहाँ कर रहा है, हमें भी यहाँ व्यापार करना चाहिए। तो उससे प्रेरित होकर क्या किया, अंग्रेज भी अपना व्यापार के यहाँ पर प्राथमिकता दी। तब पूछेगा कि अंग्रेज़ों ने किससे प्रेरित होकर बिहार में व्यापार की प्राथमिकता दी, तो डच ने। याद कर लीजिएगा, डच ने। अगर पूछेगा तो ऐसा ही आपसे पूछा जा सकता है। तो यह था यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। आइए दूसरा टॉपिक है बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। मुगल शासन एवं व्यापारिक अधिकार। मुगल शासन फारुखसियर जो था उसका शासनकाल 1713 से लेके 19। 1717 में अंग्रेजों को बंगाल एवं सूरत में व्यापार करने एवं सिक्के का प्रयोग करने की मान्यता दी। मुगल शासक फारुखसियर जो था, जिसका शासनकाल 1713 से लेकर 1719 था, और 1717 में अंग्रेज़ों को बंगाल एवं सूरत में व्यापार करने एवं सिक्के का प्रयोग करने की मान्यता किसने दिया था, तब फारुखसियर ने दिया था। किसने दिया था, तो फारुखसियर आप याद कर लीजिएगा, किसने दिया था, तो फारुखसियर ने दिया था। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किस घोषणा को, जब उन्होंने सिक्का का प्रयोग करने का, बंगाल एवं सूरत में व्यापार करने का अनुमति दिया, इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आइए, मुगल सम्राट फारुखसियर ने 1717 में
मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया और 1719 में उसे उड़ीसा का सूबेदारी भी दे गई। मुगल सम्राट फारुखसियर जो था 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया और 1719 में उड़ीसा का भी सूबेदारी उन्हें दे दी गई। मतलब दोनों जगह का दिया गया, बंगाल का भी दिया गया और उड़ीसा का भी सूबेदारी दी गई। बंगाल के नवाबों का घटनाक्रम, बंगाल के नवाबों के घटना का क्रम देखिए। मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन 1727 में बंगाल का नवाब बना और 1733 ईस्वी में बिहार का प्रदेश भी उसके अधीन हो गया और 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया था। देखिए इस लाइन में क्या क्या है। मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन 1727 में बंगाल का नवाब बना और 1733 ईस्वी में बिहार का प्रवेश भी उसके अधीन हो गया। उसने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया। तो पूछा जाएगा कि मुर्शिद कुली खां के बाद बिहार का उप सूबेदार कौन बना था? तो अलीवर्दी खां बना था। अलीवर्दी खां कब बना था? तो 1733 में बना था। आप इसे याद कर लीजिएगा, 1733 में उन्होंने बना था। उसके बाद 1739 में एक गिरिया का भी युद्ध हुआ है, याद कर लीजिएगा। गिरिया का युद्ध 1739 में हुआ है। 1739 में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां ने 1740 में गिरिया का युद्ध है। 1740 में गिरिया के युद्ध में उसने पराजित कर स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया था। 1740 में हुआ था, याद कर लीजिएगा। 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था। 1739 में सरफराज खां को बंगाल का नवाब बना और अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में उसे पराजित कर स्वयं को बंगाल का नवाब कहा। तो अलीवर्दी खां स्वयं को बंगाल का नवाब किस युद्ध में कहा था? तो गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 में, उसी में उन्होंने कहा था। आइए, अलीवर्दी खां ने मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चलाना प्रारंभ किया। अतः व्यापारिक हितों के लिए नवाब एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष का स्वाभाविक था। मतलब अलीवर्दी खां ने मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चलाना चाहता था। मतलब मुगल से हम अलग होंगे, अलग अपना सत्ता चलाएंगे। किसने चाहता था? तो अलीवर्दी खां ने चाहता था और प्रारंभ भी किया। अतः व्यापारिक हितों के लिए नवाब एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष भी स्वाभाविक था। 1756 एक ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून 1756, जिसमें कुल 146 व्यक्ति थे, जिसमें मात्र 23 व्यक्ति बचे थे, बाकी सब जल गए थे। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला, जो सबसे छोटी पुत्री का पुत्र, बंगाल का नवाब बना और उसके नवाब बनने से ढाका एवं पूर्णिया के उप नवाब नाराज थे। अब देखिए 1756 में जब अलीवर्दी खां का निधन हो गया, उसके बाद उसका नाती, मतलब किसका? अलीवर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला, जो सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था, बंगाल का नवाब बना। उसके नवाब बनने से ढाका और पूर्णिया के उप नवाब नाराज हो गए, मतलब गुस्सा गए। किसके बनने से? सिराजुद्दौला के बनने से पूर्णिया के नवाब और बंगाल के नवाब, ढाका के नवाब क्या हुए? नाराज हो गए थे। आइए आगे देखते हैं। अब आइए बंगाल के नवाब और उनके शासन काल की तालिका। मुर्शिद कुली खां जो है, इनका शासनकाल 1717 से लेके 27 तक है। कितना है? 1717। शुजाउद्दीन का है 1727 से लेकर 1739 और सरफराज खां का है 1739 से 40। ये सबसे छोटी है। छोटी कार्यकाल किसका था? तो 3 नंबर में जो दिया गया है आपको, सरफराज खां का। कितना दिन का था? तो 1 साल का था। अलीवर्दी खां का भी एक। उसके बाद अलीवर्दी खां की बात करें तो 1740 से लेकर 56,
अलीवर्दी खां के निधन कब हुआ था? तो 1756 में अलीवर्दी खान का निधन हो गया। उसके बाद उसका नाती शुजा-उद-दौला बंगाल और बिहार का सूबेदार बना और उससे नाराज कौन हुए? तब पूर्णिया और ढाका के जो उपदीवान थे वो लोग नाराज हो गए। तो अलीवर्दी खां 1740 से 56 और सिराजुद्दौला की बात करें तो 1756 से लेके 57 और 1756 में एक घटना हुई थी 20 जून 1756 को, काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल की घटना, काल कोठरी की घटना। यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और 1757 23 जून 1757 की प्लासी का युद्ध हुआ था। उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। कल ही मैंने आपको चर्चा किया था कि बंगाल के गवर्नर से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ईयर अगर याद है तो कभी भी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। मीर जाफर जो है 1757 से लेकर कब तक है? 60 तक है। मीर कासिम की बात करें तो 1760 से लेकर 1761, जो पानीपत की तृतीय लड़ाई हुआ था 1761 में। पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत के टोटल युद्धों की बात करें तो प्रथम हुआ था 1526 में और दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा की बात करें तो 1761 में। यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था और यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो तीनों युद्ध यह याद होना चाहिए, आपसे एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 नंबर देखेंगे। मीर जाफर पुनः 1763 से लेकर 65 तक था, 1763 से लेकर 65 तक था। नजमुद्दौला जो है 1765 से 66, सबका ईयर याद होना जरूरी नहीं है। आप एक अलीवर्दी खां के याद कर लीजिए, सिराजुद्दौला के याद कीजिए, मीर कासिम के याद कीजिए, सैफुद्दौला 66 से 70 और मुबारक-उद-दौला 70 से 75। तो इस तरह क्या था, इन नवाब का क्रम था और उसका शासनकाल था कि कब कब कौन था। आइए आगे देखते हैं। प्रथम संघर्ष एवं अलीनगर। सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच के मध्य के संघर्ष की चर्चा है। सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच प्रथम संघर्ष 4 जून 1756 को कासिम बाजार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कासिम बाजार में हुआ। और 16 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर उसका नाम अलीनगर रखा गया। अंग्रेजों के अधिकार रोजर ड्रेक को भागना पड़ा। देखिए क्या है, सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच जो प्रथम संघर्ष 4 जून 1756 को कासिम बाजार में हुआ और 16 जून 1756 कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर उसका नाम अलीनगर रखा गया। मतलब कब बीच में संघर्ष होने के बाद उसका नाम क्या रखा गया? अलीनगर रखा गया। अंग्रेजी अधिकार रोजर ड्रेक को भागना पड़ा। इस संघर्ष के बाद अंग्रेजी जो रोजर ड्रेक था उसे क्या पड़ा? भागना पड़ा। काल कोठरी, यही आपको बार बार मैं कह रहा था, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756, जिसमें 146 कैदियों को 18x14 फीट के कमरे में बंद किया गया था। पूछेगा, जबकि ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून 1756 को, उसमें कैदियों की संख्या 146 थी, उनके कमरों की संख्या 18x14 का था, जिसमें उनको बंद करके रखा गया था। और 23 जून को केवल जीवित उसमें 123 की दम घुटने से मृत्यु हो गई। मतलब क्या हुआ, 146 में से 123 को मृत्यु हो गया 23 जून को, बचे कितने? 23 केवल। तो क्लाइव ने कोलकाता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि के लिए सिराजुद्दौला को विवश कर दिया। इस घटना के बाद क्या हुआ? इस घटना के बाद 9 फरवरी को क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और अलीनगर के संधि के लिए किसको विवश किया था? तो सिराजुद्दौला को विवश किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अलीनगर के संधि कब हुआ था? तो अलीनगर के संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ था। अब आइए
ए भी आपको भी आई है, ए भी आई था और ए। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, कल मैं इसका चर्चा किया था, कल मैं इस चीज़ की चर्चा कर दिया हूँ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। मीर जाफर सेनापति, राय दुर्लभ राय दीवान, मणिक चंद्र, अमित चंद्र, जगदेव सेठ ने अंग्रेजों का साथ दिया था। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन इससे बनेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 के प्लासी का युद्ध हुआ था। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ पे है, तो प्लासी का युद्ध का मैदान जो है पश्चिम बंगाल में है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लासी की युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। चौथा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह किस नदी के तट पर हुआ था, तो भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। और अगला इसमें पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों के साथ कौन कौन था, तो वह आपके दुर्लभ, मणिक चंद्र, अमित चंद्र, जगदेव सेठ ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो प्लासी के युद्ध से इतना आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इससे बाहर पूछने की कोई संभावना नहीं है, तो आप इसे जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। मीर मदान एवं मोहनलाल सिराजुद्दौला के वफादार सेनापति थे। पूछेगा कि मीर मादन जो थे एवं सिराजुद्दौला के वफादार सेनापति थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिराजुद्दौला के वफादार सेनापति कौन थे, तो मीर मादन एवं मोहनलाल थे। विश्वघात के कारण नवाब पराजित हुआ था, मतलब उसके साथ विश्वघात कर दिया गया, तब वह पराजित हुआ और मीर जाफर के पुत्री मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी। सिराजुद्दौला के जो हत्या किया गया था किसके कहने पर किया गया था, किसके इशारे पर किया गया था, तो मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या की गई थी। सिराजुद्दौला की हत्या किसके कहने पर की गई थी, तो मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी। आइए आगे देखेंगे। मीर कासिम और पटना का हत्याकांड। मीर कासिम और पटना का हत्याकांड। मीर कासिम का शासन 1760 में हॉलवेल ने मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बनाया था। हॉलवेल किसको बनाया था, हॉलवेल ने मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बनाया था जो उसका दामाद था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। मुर्शिदाबाद आपको बंगाल में पड़ता है और मुंगेर आपको बिहार में पड़ता है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने लाया था, तो मीर कासिम ने लाया था। यह बात आप याद कर लीजिएगा। उसने सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गुरगिन खां नामक अर्मेनियाई व्यक्ति को नियुक्त किया था। क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसने सेना के आधुनिक रूप से प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, मतलब अच्छे तरीका से ट्रेनिंग, आधुनिक तरीका से ट्रेनिंग देने के लिए गुरगिन खां नामक अर्मेनियाई व्यक्ति को प्रस्तुत किया था। मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार रामनारायण को उसके पद से बर्खास्त कर उसकी हत्या कर दी थी। मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार रामनारायण को उसके पद से बर्खास्त करवा दिया था। पटना हत्याकांड। 24 जून 1763 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया और मीर कासिम को पटना अभियान कर एलिस की हत्या कर दी गई थी। तब पूछेगा पटना हत्याकांड कब हुआ था, तो 24 जून 1763 को हुआ था। हत्या कर दी तथा पटना पर अधिकार प्राप्त कर लिया, इसे पटना हत्याकांड कहा जाता है। एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया और मीर कासिम ने पटना अभियान के एलिस की हत्या की। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एलिस की हत्या किसने की, तो मीर कासिम ने एलिस की हत्या की। अंग्रेजों ने पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से गठजोड़ किया था। क्या किया था, गठजोड़ कर लिया था। अब आइए बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध भी मैं कल चर्चा किया हूँ।
बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग बता सकते हैं क्योंकि कल ही मैंने इसका चर्चा आपके सामने कई बार किया हूँ। तो बक्सर का युद्ध 1764 22 अक्टूबर का हुआ था। उस समय बंगाल के गवर्नर वेंसी टाट थे, याद कर लीजिएगा कौन थे? वेंसी टाट। वेंसी टाट, वेंसी टाट याद कर लीजिएगा। युक्त सेना मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजी की विजय हुई और युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। पूछेगा कि बक्सर का जब युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था और हेक्टर मुनरो जो था अंग्रेजी। अब आइए इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि की बात करें। इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवान लगान वसूली का अधिकार देना पड़ा। तब पूछेगा कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को। द्वैध शासन एवं गोलघर का निर्माण। पटना में गोलघर है, पटना में गोलघर है बांकीपुर के पास। बांकीपुर जो है ना वहाँ पर गोलघर है, गांधी मैदान जो बिस्कमान भवन के पीछे गोलघर है। द्वैध शासन 1765, द्वैध शासन 1765 रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को और सैन्य और कर वसूली अंग्रेजों के पास। परिणाम स्वरूप 1770 में भीषण अकाल पड़ा और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त किया था। द्वैध शासन 1765 रॉबर्ट क्लाइव लागू और प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को और सैन्य व कर वसूली अंग्रेजों के पास। परिणाम स्वरूप 1770 में भीषण अकाल पड़ा था और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। द्वैध शासन को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। अंतिम नवाब मुबारक उदौला था। अंतिम नवाब कौन था? मुबारक उदौला, याद कर लीजिएगा। 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार के बाद क्लाइव ने बिहार में राजा सिताब राय को दीवान नियुक्त किया और बंगाल में मोहम्मद रजा खां को और उड़ीसा को दुर्लभ राय को। इस चीज़ को मैंने कल चर्चा किया हूँ। बंगाल में किसको किया था? बिहार में किया सिताब राय को और बंगाल में किया आपको मोहम्मद रजा खां को और उड़ीसा में किया दुर्लभ राय को। गोलघर का निर्माण, ये ईयर आप लोग याद कर लीजिएगा। गोलघर का निर्माण 1783 में अकाल के बाद जॉन सोर के सुझाव पर 1784 में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन के द्वारा अनाज भंडार हेतु गोलघर पटना का निर्माण किया गया था। जो पटना का गोलघर है उसका निर्माण किस लिए किया गया था? तो अकाल पड़ा था उस समय। जॉन सोर को सुझाव पर 1784 में एक ब्रिटिश इंजीनियर था जॉन गास्टिन के द्वारा उसका निर्माण किया गया अनाज भंडार हेतु, मतलब अनाज को रखने के लिए। आइए अब जनजातीय विद्रोह। अब आया आपको जनजातीय विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह जो है यह 1778 में हुआ था। क्षेत्र था इसका राजमहल। नेतृत्वकर्ता कौन था? राजा जगन्नाथ क्या था? नेतृत्व करता था। तिलका माझी विद्रोह, नाम से ही आपको पता चल गया होगा। 1778 से 85 भागलपुर, बिहार के भागलपुर तिलका माझी, और तिलका माझी यूनिवर्सिटी भी है आपको भागलपुर। तमाड़ विद्रोह, सबका ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, जो होगा मैं उसको टिक लगा दूंगा। तमाड़ विद्रोह जो हुआ था 1789 से 1832 छोटा नागपुर। भोलानाथ सहाय। चेरो विद्रोह 1800 से 1802, इसका ईयर आप लोग याद कीजिएगा। पलामू झारखंड में पड़ता है। भूषण सिंह। हो विद्रोह भी आप इसका ईयर याद रखिएगा। सिंहभूमि भूषण सिंह। कोल विद्रोह
छोटा नागपुर, कोल विद्रोह बुधो भगत, कोल विद्रोह छोटा नागपुर बुधो भगत 1821, जिसमें मैं उधर टिक लगाऊंगा उसका आप ईयर याद रख लीजिएगा। जैसे मैं उधर टिक अगर लगा दूंगा तो उसका ईयर आप याद रखिएगा, कभी कभी ईयर पूछा जा सकता है। तो कोल विद्रोह छोटा नागपुर बुधो भगत। संथाल विद्रोह 1856, इसका तो याद ही होना चाहिए। संथाल परागना, सिंधु कान्हू और चांद एवं भैरव, यह बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई है। संथाल विद्रोह 1855 से 56, संथाल परागना, सिंधु कान्हू चांद एवं भैरव। सरदारी विद्रोह 1858 से 95, छोटा नागपुर सिंहभूमि। मुंडा विद्रोह, ये भी बहुत वीवीआई है। मुंडा विद्रोह 1895 से लेके 1900, छोटा नागपुर। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900, छोटा नागपुर बिरसा मुंडा। ताना भगत विद्रोह, ताना भगत विद्रोह गुलमा जतरा भगत, क्षेत्र हो गया गुलमा, गुलमा पड़ता है झारखंड में, और जात्रा भगत। तो इस तरह जनजातीय विद्रोह की सारणी दी गई थी आपके पास। जनजातीय विद्रोह की क्या दी गई थी? सारणी। तो पहाड़िया विद्रोह जो है यह राजमहल, राजा जगन्नाथ। तिलका माझी विद्रोह भागलपुर तिलका माझी, तिलका माझी विद्रोह भागलपुर तिलका माझी। तमाड़ विद्रोह छोटा नागपुर भोलानाथ सहाय। चेरो विद्रोह पलामू भूषण सिंह। हो विद्रोह सिंहभूमि। कोल विद्रोह 1831 से 32, छोटा नागपुर बुधो भगत। संथाल विद्रोह 1855 से 56, संथाल परागना, सिंधु कान्हू चांद एवं भैरव। मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर बिरसा मुंडा। सरदारी विद्रोह छोटा नागपुर सिंहभूमि। और ताना भगत विद्रोह की बात करें तो यह आपको गुलमा है, जात्रा भगत। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको, इस सारणी को आप याद कर लीजिएगा। अब आइए विद्रोह का परिचय एवं कारण। संथाल विद्रोह 1855 से 56। 1857 के क्रांति की तुरंत पहले भागलपुर से राजमहल तक के एक क्षेत्र हुआ जिसमें दामन एक कोह के नाम से जाना जाता था, दामन एक कोह के नाम से जाना जाता था। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सख्त जनजातीय विद्रोह था। कौन? संथाल विद्रोह। कारण है कि बाहरी लोग दीकुओं के द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था एवं प्रहार पंचायत व्यवस्था में अवांछित परिवर्तन, घटनाक्रम का परिणाम देखेंगे। नेतृत्वकर्ता जो थे सिंधु थे, कान्हू थे, चांद से एवं भैरव थे। किसका? संथाल के। यह जरूर याद कर लीजिएगा। विद्रोह के क्रम में यह 6000 संथालियों का संगठन बना और संथालियों ने मेजर बोरो की हत्या कर दी और कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमस ने दमन किया था। क्या किया था? दमन किया था। परिणाम संथाल परागना काश्तकारी अधिनियम 1876। क्या कह रहा है? परिणाम जो था संथाल परागना काश्तकारी अधिनियम कब आया था? तो 1876 में आया था। कब आया था? 1876 में आया था। पारित संथाल परागना का गठन, परमा पंचायत और माझी व्यवस्था को पुनः मान्यता देने की बात कही गई थी। तो संथाल विद्रोह पूछा गया, संथाल विद्रोह पूछा गया 1856, 55 से 56 और 1857 के क्रांति के तुरंत पहले भागलपुर में राजमहल। इस सारी बात की यहाँ पे चर्चा कर दिया गया। नेतृत्वकर्ता जरूर याद रखिएगा आप, सिंधु कान्हू चांद। आइए परिचय। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900, परिचय देखिए उसका। इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है? तो मुंडा विद्रोह के उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। कारण दीकुओं के द्वारा शोषण, खुटकटी व्यवस्था, सामूहिक भू स्वामित्व को समाप्त कर जमींदारी लागू करना। नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा। यह तो लाइन याद ही रखिएगा, बिरसा मुंडा। गुरु थे आनंद पांडे, से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली और स्वयं को सिंहभोगा का अवतार धर्तोबा घोषित किया तथा आचरण शुद्धता एक्सरवाद का उपदेश दिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि बिरसा मुंडा उन्होंने गुरु आनंद पांडे से किस धर्म से दीक्षा ली थी? तो वह लिया था दीक्षा वैष्णव धर्म से और स्वयं को क्या सिंहभोगा का अवतार और धर्तो आबा घोषित किया तथा आचरण शुद्धता के एक्सरवाद का उपदेश दिया था। शहादत एवं परिणाम।
3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा गिरफ्तार हुए और 9 जून 1900 को हाइजा से जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। देखिए यह लाइन बहुत ही अच्छा है। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी जो हुआ था 3 फरवरी 1900 को हुआ था और उनका निधन हो गया 9 जून 2000 को। हैजा से कहाँ पर निधन हुआ था? जेल में। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? जेल में। परिणाम खुटकटी व्यवस्था पुनः लागू, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित, खूंटी एवं गुलाम अनुमंडल बने। खूंटी एवं गुलमा अनुमंडल बने। खूंटी एवं गुलमा क्या हुआ? अनुमंडल बना। और 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है और 2021 से जनजातीय गौरव दिवस भी रूप में मनाया जा रहा है। पूछेगा कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, यह कब से? तो 2021 से। और 15 नवंबर को ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। इसीलिए 15 नवंबर डेट चुना गया है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। आगे आइए, बहावी आंदोलन। 1857 के पूर्व बिहार के विद्रोह। बहावी आंदोलन प्रवर्तक जो अब्दुल अल बहाव, अरब भारत के नेतृत्व सैयद अहमद बरेली के रायबरेली। भारत में मुख्य 2 केंद्र पश्चिमोत्तर सीमा पर सीतना तथा बिहार में पटना। पश्चिमोत्तर सीमा पर सीतना और बिहार में पटना। पटना के केंद्र प्रतिनिधि इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। पटना के केंद्र के प्रतिनिधि कौन थे? इलायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराजी आंदोलन। बंगाल के फराजी आंदोलन इम्पोर्टेंट है। फराजी आंदोलन भी इसे प्रेरित था और 1863 में अम्बाला और 1865 में पटना अभियान के द्वारा दमन कर दिया गया। अब फराजी आंदोलन के कौन थे? दादू। नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 से लेकर 1800। नोनिया विद्रोह याद कर लीजिएगा। नोनिया विद्रोह 1770-18। 16 उत्पाद वर्ग नोनिया के द्वारा मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया में किया गया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नोनिया विद्रोह हुआ था वह बिहार के किस किस जिलों में यह प्रभावित हुआ था? तो मुजफ्फरपुर हुआ था, सारण हुआ था, हाजीपुर हुआ था और पूर्णिया हुआ था। 16 बारूद बनाने में प्रयुक्त होता था और बिचौलियों को शोषण के खिलाफ गुप्त रूप से सोरा बेचने के कारण यह विद्रोह हुआ था। तो पूछा जाएगा कि नोनिया विद्रोह क्यों हुआ था? तो नोनिया विद्रोह की बात करें तो यह सोरा बेचने के लिए हुआ था और इससे प्रभावित बिहार का जिला है मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया। 4 जिला इससे प्रभावित है। और नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 से लेके 1800 तक यह चला था नोनिया विद्रोह। लोटा विद्रोह, यह भी इम्पोर्टेंट है। लोटा विद्रोह 1856 मुजफ्फरपुर में जेल के कैदियों के द्वारा पीतल के लोटे की जगह मिट्टी का लोटा देने का फैसला के विरोध में हुआ था और कैदियों के कड़े विरोध के बाद सरकार को पुनः पीतल का लोटा देना पड़ा। लोटा विद्रोह का मुख्य कारण क्या है आप यहाँ से समझ सकते हैं। मुजफ्फरपुर में जेल में बंद कैदियों के द्वारा पीतल के लोटे की जगह उन्हें मिट्टी का लोटा दिया गया और इसी में लोटा विद्रोह हुआ और कैदियों के विरोध के बाद सरकार ने पुनः उन्हें पीतल का लोटा देना पड़ा। तो लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 में हुआ था। 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था। आइए 1857 के क्रांति का प्रमुख नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता याद कर लीजिए, एक नज़र में ऐसे बताया भी हूँ। बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह थे जो कि जगदीशपुर से थे। कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे। जगदीशपुर भोजपुर में पड़ता है और उसका दमनकर्ता थे विलियम टेलर और विंसेंट आयर 1857 के क्रांति में। दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां। बहादुर शाह जफर और बख्त खां। इसका दबाया था कौन?
निकलसन और हडसन। दबाया था कौन? निकलसन और हडसन। दिल्ली से हो गया। और कानपुर से बात करें तो नाना साहेब थे। कानपुर से कौन थे? नाना साहेब। और दबाया कौन? कैंपवेल। लखनऊ कानपुर दोनों को दबाने का काम किया कैंपवेल। लखनऊ और कानपुर को दोनों का दबाने का काम कैंपवेल किया। लखनऊ से बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो थी यही नेपाल भागी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के क्रांति में कौन ऐसा नेतृत्व करता है? दो आदमी से एगो ब्रिद्रिस कादिर है, नाम नहीं याद आ रहा है, और बेगम हजरत महल, ये दोनों कहाँ? नेपाल भाग के चली गई थी। कहाँ भागी थी? नेपाल। लखनऊ से बेगम हजरत, दबाया था कैंपवेल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और हीरोज उसे दमन करता था। और इलाहाबाद से बात करें तो लियाकत अली थे। इलाहाबाद से लियाकत अली, और दबाने का काम किया था नील। बरेली से खान अब्दुल गफ्फार खान थे, और विसेंट आयर इसे दबाया था। और फैजाबाद से बात करें तो मौलवी मोहम्मद अहमदुल्ला और रेनाल्ड इसको दबाया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह थे, और पटना से पूछा जाएगा तो पटना से थे अमर सिंह। अमर सिंह याद कर लीजिएगा, पटना से। पटना से कौन थे? अमर सिंह, जो कि वीर कुंवर सिंह के भाई थे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहेब, और लखनऊ से बेगम हजरत, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, और बरेली से खान अब्दुल गफ्फार खां, और फैजाबाद से मोहम्मद अब्दुल्ला। और पीर अली भी जो थे वो भी पटना से थे। पीर अली की बात करें, जो पेपर बेचते थे वो भी आपको पटना ही से थे, पीर अली। अगला ये शुरुआत, बिहार में 1857 के क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को होता है। और भारत में 10 मई 1857 कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था, उत्तर प्रदेश में पड़ा था। और सबसे पहले किसको फांसी दिया गया था? तो मंगल पांडे को दिया गया था। मंगल पांडे को दिया गया था। 12 जून 1857 देवघर जिले, अब यह झारखंड में पड़ता है, कि रोहनी गांव से 32वीं इन्फेंट्री, यह याद कर लीजिएगा, 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट सैनिकों के विद्रोह से शुरुआत, और मेजर मैकडोनाल्ड ने दमन किया था। मेजर मैकडोनाल्ड ने दमन किया था। तो पूछा जाएगा कि इसका बिहार में शुरुआत कौन सी इन्फेंट्री से हुआ था? तो 32वीं इन्फेंट्री से हुआ था, याद कर लीजिए। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में पुस्तक विक्रेता पीर अली, देखिए आया ना, पुस्तक विक्रेता पीर अली ने विद्रोह को अफीम एजेंट डॉक्टर R.L. लायल मारा गया। फिर अली ने दिन बोलो दिन का नारा दिया, और कमिश्नर विलियम टेलर ने दमन कर पीर अली सहित 17 लोगों को फांसी दे दी थी। कितने लोगों को फांसी दिया था? तो टोटल 17 व्यक्तियों को फांसी दिया था। जब 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह अफीम एजेंट डॉक्टर R. लायल मारा गया, फिर अली ने दिन बोलो दिन का नारा दिया, और कमिश्नर विलियम टेलर ने दमन कर पीर अली सहित 17 लोगों को फांसी दिया। और 25 जुलाई 1857 दानापुर के 3 रेजिमेंट सैनिक का विद्रोह के शाहबाद में जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिले। कब मिले? 25 जुलाई 1857 को। 1857 की क्रांति, सहयोगी एवं संघर्ष, प्रमुख सहयोगी भाई अमर सिंह उनका था, रित नारायण सिंह थे, भतीजे निशान और जय किशन तथा जमींदार नरहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और विशेश्वर सिंह थे। तो इसमें दो ये नाम, और यही नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में बंदूक और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। तो कुंवर सिंह ने बारूद और सोरा बंदूक बनाने की कारखाना 27 जुलाई 1857 को किया, और आरा पर अधिकार भी कर लिया, आरा जिला। कैप्टन डनवर की सेना पर पराजित हुई और डनवर मारा गया।
बाद में मेजर आयर ने आरा और जगदीशपुर पर कब्जा किया, मारा गया। उसके बाद क्या किया, कब्जा किया। कुंवर सिंह रीवा बांदा होते हुए लखनऊ पहुँचे। कुंवर सिंह जो थे रीवा और बांदा, रीवा आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है और बांदा के रास्ते हुआ कहाँ पहुँचे, लखनऊ। और अवध के शाह उन्हें आजमगढ़ का फरमान दिया और उन्होंने कानपुर में नाना साहेब के साथ अंग्रेज़ों से युद्ध किया था। तो कानपुर से कौन थे, तो नाना साहेब थे। और अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया कौन, वीर कुंवर सिंह वहाँ जाकर। शहादत एवं अमर सिंह का संघर्ष, शहादत एवं अमर सिंह का संघर्ष। गंगा नदी शिवपुर घाट पार करते समय कैप्टन डगलस की गोली से बायां हाथ घायल हुआ और उन्होंने हाथ काटकर गंगा में समर्पित कर दिया। हे गंगा मैया, अपने प्यार की यह अंकिचन भेंट स्वीकार करो। जब अमर सिंह गंगा नदी शिवपुर घाट को पार कर रहे थे तो उन्हें डगलस ने गोली मारकर बायां हाथ घायल कर दिया। और जब बायां हाथ अमर सिंह का घायल हो गया तो उन्होंने बायां हाथ काटकर क्या किया, गंगा नदी में डाल दिया। और क्या कहा, गंगा मैया अपने प्यार की, क्या कहा, गंगा मैया अपने प्यारे की यह अंकित चंद भेंट स्वीकार करो, मतलब अंकिचन की भेंट की स्वीकार करो। 23 जून 1858 को कैप्टन ली ग्रांट की सेना को बुरी तरह हराकर जगदीशपुर को पुनः मुक्त कराया और 26 अप्रैल 1858 को अत्यधिक घायल होने के कारण मृत्यु भी हो गई थी। क्या किया, 23 जून 1858 को कैप्टन ली ग्रांट की सेना को बुरी तरह से क्या किया, हरा दिया, मुक्त, और उसके बाद जगदीशपुर को मुक्त कराया और 26 अप्रैल को अत्यधिक घायल होने के कारण उनको मृत्यु हो गई। तो यह कभी कभी डेट पूछा जाता है कि उनकी मृत्यु कब हुई, तो 26 अप्रैल। डेट नहीं पूछेगा तो आपको ईयर और मंथ पूछेगा, तो 26 अप्रैल 1858। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। मृत्यु के बाद छोटे भाई अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों से छापामार युद्ध जारी किया था, छापामार युद्ध जारी किया था। आइए, स्थापना एवं शुरुआत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के बिहार में 28 दिसंबर 1885 गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई के संस्थापक कौन थे, एओ हुम थे। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो WC बनर्जी थे। 72 प्रतिनिधि थे, बिहार से कोई नहीं था। इस 72 में बिहार से कोई नहीं था। जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत के वायसराय की बात करें तो लॉर्ड डॉफरिन थे। कौन थे, डॉफरिन थे, डॉफरिन थे। और डॉफरिन के शासनकाल की बात करें तो 1884 से लेकर 1888 तक है। यह शासनकाल भी आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरे अधिवेशन की बात करें तो 1886 में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दूसरा जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कौन किए थे, तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, 1886 में हुआ था। और बिहार में 3 अधिवेशन हुआ है, एक बांकीपुर पटना में, एक गया में, एक रामगढ़ में। अभी वर्तमान में आपको कहाँ है, झारखंड में है। रामगढ़ कहाँ है, वर्तमान में झारखंड में है। तो 27वां अधिवेशन जो हुआ था यह आपको कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर पटना 1912। 27वां कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था बांकीपुर पटना में हुआ था 1912 में। इसका अध्यक्ष की बात करें तो RN मदोलकर इसका अध्यक्ष थे। और विशेषता जो थी, सच्चिदानंद सिन्हा महासचिव थे, मजहरुल हक स्वागतकर्ता और एओ हुम कांग्रेस के पिता घोषित हुआ। और शुल्क 5 रुपये से घटाकर 1 रुपया कर दिया गया था। तो इसकी विशेषता क्या थी, जो पटना में हुआ था 27वां अधिवेशन बांकीपुर में, RN मदोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसकी विशेषता यही थी कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे महासचिव थे, मजहरुल हक स्वागतकर्ता हुए, एओ हुम उसका पिता हुए और इसका शुल्क 5 रुपया से घटाकर 1 रुपया कर दिया गया। 27 आप याद रखेंगे, 27वां अधिवेशन पटना में था। और इसमें 10 ऐड कर देंगे तो 37वां अधिवेशन जो हुआ था यह 1922 में गया में हुआ था, जिसका अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। गया में 37वां हुआ था जिसका अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। असहयोग आंदोलन समाप्ति पर मतभेद CR दास और मोतीलाल नेहरू
ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना का निर्माण लिया था? कब? 1923 में लिया था। स्वराज पार्टी 1923, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कौवा अधिवेशन था? तो 37वां था। 54वां की बात करें तो 1940 में रामगढ़ में झारखंड मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष थे और लगातार 5 सालों तक रहे थे। 54वां हुआ था 1940 रामगढ़। द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध का निर्णय सुभाष चंद्र बोस एवं शाहजहां सरस्वती के द्वारा विरोध में पृथक सम्मेलन हुआ था। जब दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुआ था, उस समय भारत की वायसराय की बात करें तो लॉर्ड लिथगो थे। लॉर्ड लिथगो थे। तो लॉर्ड लिथगो की शासनकाल की बात किया जाए, लॉर्ड लिथगो की शासनकाल की बात किया जाए तो उनका शासनकाल जो था 1936 से लेकर 1942 तक था। 1942 तक था और इसके अंदर जो भी घटना घटी थी उस समय वही थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर को हुआ था। अब आइए आगे देखते हैं। आगे है स्वदेशी आंदोलन, होम रूल एवं अन्य घटनाक्रम। बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन। घोषणा 20 जुलाई 1905, वायसराय लॉर्ड कर्जन, प्रभावी 16 अक्टूबर 1905। देखिए दोनों डेट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन को ही बंग भंग कहा जाता है। इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे और प्रभावी की बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 को इसको प्रभाव में आया। बिहार में सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि बिहार में जो रक्षाबंधन मनाया गया किसके सहयोग से मनाया गया था? तो सतीश चंद्र के सहयोग से मनाया गया था, उनकी प्रेरणा से। दरभंगा कहाँ पर मनाया गया था? तो बिहार के दरभंगा जिला, याद कर लीजिएगा। बिहार में सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था आपको 1906 में। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 1911 का। उस समय कौन थे? तो हार्डिंग द्वितीय थे। कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे। हार्डिंग द्वितीय थे उस समय। उसी समय तीसरा दिल्ली दरबार भी हुआ था। तीसरा दिल्ली दरबार भी इसी के समय में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रख लीजिएगा। मुजफ्फरपुर बमकांड 1908। मुजफ्फरपुर बमकांड 1908। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। जब 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड के बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने मोकामा में आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए और उन्हें 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे कम उम्र में किसको फांसी दिया गया था? तो वह थे खुदीराम बोस, जिनको 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया। उस समय उनका उम्र था 18 वर्ष। होम रूल आंदोलन और बिहार। 16 दिसंबर 1916 को पटना में मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना किया गया। पूछेगा क्वेश्चन कि पटना में होम रूल लीग की स्थापना किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो मजहरुल हक की अध्यक्षता में किया गया था। 16 दिसंबर 1916। श्रीमती एनी बेसेंट 18 अप्रैल 1918 तथा 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। श्रीमती एनी बेसेंट। अगला आइए चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917 का पृष्ठभूमि देखेंगे। चंपारण में किसानों पर 3 कठिया प्रणाली लागू थी और 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती अनिवार्य किया गया था। मतलब चंपारण सत्याग्रह जो बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण मतलब मोतिहारी उसमें आता है, तो उसमें 20 कट्ठे की
खेत में 3 कट्ठे की नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन मुरली भारवा के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को न्योता दिया था। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता ये नहीं होगा, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार थे। और 1916 के ही लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का पुनः मिलन हुआ था। और 1907 के अधिवेशन जो हुआ था उसमें आपको रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता किए थे, जिसमें कांग्रेस 2 भागों में क्या हुआ था, बंट गया था। तो कब बुलाए थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पटना तथा 15 अप्रैल 1917 को चंपारण के मोतिहारी पहुंचे थे। तो यह डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर डेट आपको याद नहीं है तो महीना जरूर याद कर लीजिएगा, मंथ जरूर याद कर लीजिएगा। तो गांधी जी ने 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण के मोतिहारी में पहुंचे थे। बतख मियाँ, यह आपके क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। बीपीएससी में पूछा गया है कि बतख मियाँ नामक रसोइया ने भोजन में मिले जहर से गांधी जी की जान बचाई थी। बतख मियाँ जो थे गांधी जी को मारना चाहते थे। बतख मियाँ नामक रसोइया ने ही भोजन में मिले जहर से गांधी जी की जान बचाई थी। धारा 144 के उल्लंघन में गांधी जी गिरफ्तार हुए और बाद में रिहा कर दिए गए। सहयोगी एवं सफलता, गांधी जी की प्रमुख सहयोगी की बात करें तो राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख और रामनवी प्रसाद, धारण सुभग नारायण वर्मा आदि। तो इसमें कुछ नाम जो है जो आप इसे याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, मजहरुल हक थे, जेबी कृपलानी थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारेख थे, रामनवी प्रसाद थे, धरणधर थे, शुभ नारायण वर्मा आदि। सरकार ने चंपारण के एग्रीयन समिति बनाई। अध्यक्ष एफजी सलाई, सदस्य महात्मा गांधी। अध्यक्ष एफजी सलाई और सदस्य जो थे महात्मा गांधी थे। समिति के सिफारिश पर 3 कठिया प्रथा समाप्त की गई तथा अवैध वसूली को 25% किसानों को वापस किया गया और गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह सफल भी रहा था। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में किसानों को वापस कितना % अवैध वसूली किया गया? तो 25% किया गया। और गांधी जी किसके कहने पर चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण उन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उन्हें न्योता दिया कि आइए। और सबसे पहले वो 15 अप्रैल 1917 को पटना आए और 10 अप्रैल 1917 को पटना आए और 15 अप्रैल 1917 को उन्होंने पश्चिमी चंपारण की मोतिहारी पहुँचे, चंपारण के मोतिहारी में पहुँचे थे। प्रमुख किसान आंदोलन, दरभंगा के किसान आंदोलन 1921 स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के खिलाफ लगान वृद्धि के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था। जैसे बकासत किसान आंदोलन पूछा जाता है। बकासत किसान आंदोलन 1937-38, बकासत किसान आंदोलन 1937-38 जमींदारों के बेदखल की गई भूमि उसे बकासत के खिलाफ स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में आंदोलन, यदुनंदन शर्मा गया, यमुना कार्या दरभंगा या सारण, राहुल कृत्यान अनवारी ने सहयोग दिया था, मतलब किसान आंदोलन में। दरभंगा के किसान आंदोलन 1921-22 के स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में, बकासत आंदोलन 1937-38। अब आइए किसान सभा की स्थापना 1922-23 में मुंगेर शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा गठित। उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण की बात करें तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्या थे?
बिहार के सीएम थे, प्रथम सीएम बिहार के थे। 1928 में बिहार बिहटा पटना स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा औपचारिक स्थापना किया गया था। बिहटा एक जगह है पटना में, स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा 1928। नवंबर 1929 की बात करें, सोनपुर मेला, स्वामी शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। जो 1929 में सोनपुर मेला, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, स्वामी शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। और यह मेला जो है ना, पूर्णिमा के दिन लगता है, पूर्णिमा के। 1934 में दूसरा अधिवेशन, अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। 1935 में तीसरा अधिवेशन, अध्यक्ष स्वामी शाहजानंद सरस्वती, हाजीपुर। अब आइए खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919 में हसन इमाम की अध्यक्षता में पटना में हुई थी खिलाफत आंदोलन। 19 मार्च 1920 को बिहार के मुसलमानों ने हड़ताल किया था। बिहार के मुसलमानों ने क्या किया था? हड़ताल किया था। असहयोग आंदोलन 1920-22, राजेंद्र प्रसाद वकालत छोड़ी, महेंद्र प्रसाद राय ने साहब की उपाधि लौटाई। राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना, प्रचार राजेंद्र प्रसाद। 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन। देखिए यह बहुत अच्छा है। 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन। कुलाधिपति मजहरुल हक कुलाधिपति थे। मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद और मजहरुल हक क्या थे? यह थे कुलाधिपति, यह थे कुलपति। कुलपति कौन थे? ब्रजकिशोर नारायण। और कुलाधिपति की कौन थे? तो वह थे आपको मजहरुल हक। मजहरुल हक ने दीघा में सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने कहाँ पर किया है? तो दीघा में किया है। वहीं से दी मदरलैंड पत्र निकला था। वहीं से दी मदरलैंड पत्र निकला था, याद कर लीजिएगा। दी मदरलैंड पत्र कहाँ से निकला था? तो दीघा से निकला था। और सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो वह किए थे आपको मजहरुल हक। और इस क्वेश्चन को बहुत लोग राजेंद्र प्रसाद आंसर मार देते हैं, तो इसीलिए आपका गलत हो जाता है। 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन पर हड़ताल हुई। चौरी चौरा कांड, 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित और मौलाना शाहजानंद के द्वारा फुलवारी में इमारत ए सरिया की स्थापना हुई थी। इमारत ए सरिया की स्थापना। चौरी चौरा कांड कब स्थगित किया गया था? तो 12 फरवरी। इसकी शुरुआत हुआ था 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 की इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? उत्तर प्रदेश में एक चौरी चौरा जगह है, जो पुलिस के थाने में आग लगाया गया था। उसी समय चौरी चौरा कांड हुआ था। आइए अगला देखते हैं। बिहार में स्वराज पार्टी। फरवरी 1923 में कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किया और प्रथम अध्यक्ष जो थे श्री नारायण प्रसाद और सचिव थे अब्दुल बारी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो फरवरी 1923 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे श्री नारायण प्रसाद और सचिव थे अब्दुल बारी। गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में युवाओं ने काले झंडे दिखाए। जब साइमन कमीशन 12 फरवरी 1928 को बिहार के पटना में आया तो अंग्रेजों को अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में काला झंडा दिखाया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामनंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी, जयप्रकाश नारायण, फुलेना प्रसाद वर्मा के द्वारा स्थापना किया गया था। गगन बिहार सोशलिस्ट पार्टी। और 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना, औपचारिक अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण। यह जरूर याद कीजिएगा, यह वाला नीचे वाला आप जरूर याद कीजिएगा। 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना, औपचारिक गठन अध्यक्ष
आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण। अब आइए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार। सत्याग्रह एवं घटना। दांडी यात्रा में बिहार से एकमात्र प्रतिभागी गिरिवरधारी चौधरी थे। गिरिवरधारी चौधरी थे जो करो बाबू, मैथिली गांधी, दरभंगा। बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर शुरू किया गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह चंपारण और सारण के नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर शुरू किया गया था। 1930 में स्वदेशी लीग बने। अध्यक्ष थे सर अली इमाम। स्वदेशी लीग के अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम थे। छपरा में जेल कैदियों ने विदेशी वस्त्र का बहिष्कार कर नंगी हड़ताल की थी। नंगी हड़ताल की थी, पड़ताल नहीं, हड़ताल। छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल किया, मतलब नंगा हड़ताल कर दिया। और चौकीदारी बंदी आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, मुंगेर, पटना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौकीदारी कर बंदी आंदोलन कहाँ चलाया गया? तो सारण में, चंपारण में, मुंगेर में, पटना में। 26 जनवरी 1931 को बेगूसराय गोलीकांड में 6 लोग शहीद हुए थे। 6 लोग शहीद हुए थे। अब आइए बिहार विधानसभा चुनाव 1937 एवं प्रांतीय सरकार। चुनाव एवं अंतरिम सरकार। 152 में से 107 सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 सीटें जीती, जो पूर्ण बहुमत है। राज्यपाल के द्वारा आश्वासन न मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मना किया। अगर आप 152 में से 107 सीट पर कांग्रेस ने लड़ा, जिसमें 98 सीट जीता, लेकिन राज्यपाल का आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मना कर दिया। 1 अप्रैल 1937 मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल बना और बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उस समय कहा जाता था, तो कौन थे? प्रांतीय के समय वह थे मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस, याद कर लीजिएगा, मोहम्मद यूनिस। कांग्रेस के मंत्रिमंडल। 20 जुलाई 1937 को कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुआ और प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष राम दयालु सिंह, उपाध्यक्ष अब्दुल बारी। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह। कौन थे? राम दयालु सिंह। और उपाध्यक्ष, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था, जो मद्य निषेध बिहार दरोगा भी हुआ था, इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में पूछा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के बिना सहमति शामिल करने के विरोध में 31 अक्टूबर 1939 को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र किसने दिया था? कृष्ण सिंह ने त्यागपत्र दे दिया था। आइए व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं भारत छोड़ो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। बिहार के प्रथम सत्याग्रही थे कृष्ण सिंह और दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिंह। व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार से प्रथम थे कृष्ण सिंह और दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन एवं पटना सचिवालय गोलीकांड। 9 अगस्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेजे गए। महाअधिवक्ता बलदेव सहाय ने इस्तीफा दिया और 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड जिला अधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने छात्रों पर गोली चलाई और 7 छात्र शहीद हुए। उमाकांत सिन्हा सारण, रामनंद सिंह पटना, सतीश प्रसाद झा भागलपुर, राजेंद्र सिंह सारण, राम गोविंद सिंह पटना, देवीपद चौधरी जमालपुर, जगपति कुमार गया और 8वें छात्र रामकृष्ण सिंह झंडा फहराया। और 8वें छात्र जो था यह रामकृष्ण सिंह झंडा फहरा। जब आप सचिवालय पटना सचिवालय की तरफ जाइएगा तो यह मूर्ति लगा हुआ है, इन 7 का लगा हुआ है मूर्ति। कभी आप सचिवालय की तरफ जाइएगा तो जरूर देखिएगा। सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। 11 अगस्त 1942। आज़ाद दस्ता एवं अन्न। आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से 5 साथियों रामानंद मिश्र,
सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलबारी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ भाग निकले। नेपाल के राजविलास जंगल में शिविर निर्देशक सरदार नित्यानंद सिंह, रेडियो प्रचार राम मनोहर लोहिया, सीवान में थाने पर झंडा फहराते समय फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव शहीद हुए और पटना लॉ का नाम 1948 में गांधी मैदान रखा गया। अब आइए पृथक बिहार का निर्माण एवं घटनाक्रम। श्रेय है सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने 1894 में बिहार टाइम्स ऑफ बिहारी समाचार पत्र निकाला और संपादक थे महेश नारायण। कौन थे संपादक? महेश नारायण थे। 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन, प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार कांग्रेस पार्टी की गठन 1908 में हुआ था। इसका अध्यक्ष की बात करें तो हसन इमाम थे। बिहार के प्रादेशिक सम्मेलन पटना में पृथक बिहारी की मांग पारित हुआ और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार, उड़ीसा, बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा किया गया और 1912 में पृथक बिहार प्रांत का औपचारिक गठन भी हो गया था। औपचारिक गठन कब हुआ था? 1912 में हो गया था। 1912 में हो गया था। अब आइए कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटना है। आर्यों का बिहार में क्षेत्र में, ये वाला जो भी टिक मारेंगे आप याद कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था। 540 में महावीर स्वामी का जन्म और एनसीईआरटी के अनुसार 599, लेकिन दोनों ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं रहेगा। 483 में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि निधन हो गया था। कितने? 80 वर्ष के उम्र में। याद कर लीजिएगा, कभी कभी आपसे ये भी चीज़ पूछा जाता है। और महावीर स्वामी का निधन की बात करें तो 72 वर्ष के उम्र में इनका निधन हुआ था। 468 544 बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान और हर्यक वंश की स्थापना। 455 में उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाया गया। उदयन के द्वारा 455 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को प्रथम राजधानी बनाया गया। 344 में नंद वंश की स्थापना। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। 261 में कलिंग युद्ध हुआ था, जो कि उड़ीसा में कलिंग पड़ता है। 185 ईसा पूर्व मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या, शुंग वंश की स्थापना। बृहदत्त की हत्या हुआ 185 ईसा पूर्व में और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। मुख्य ऐतिहासिक घटना आगे देखिए। 1198 में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ में विजय। 1198 में 1225 की बात करें तो इल्तुतमिश का बिहार और बंगाल पर अभियान। 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान। 1359-60 में फिरोज शाह तुगलक और बिहार में अभियान। 1504 में सिकंदर लोदी का बिहार में आगमन और 1504 में ही आगरा शहर की स्थापना किया गया था। याद कर लीजिएगा, आगरा। आगरा शहर की स्थापना 1504। 1529 की बात करें तो बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय। 1532 हुमायूं का नुहानियों पर विजय। 1534 सूरजगढ़ की लड़ाई और शेरशाह की जीत। सूरजगढ़ की लड़ाई कब हुआ था? तो 1534 में हुआ था। 1539 चौसा का युद्ध, ये भी याद कर लीजिएगा। 1539 चौसा का युद्ध, शेरशाह सूरी की जीत हुई। 1540 भी याद कर लेना है, कन्नौज का युद्ध, शेरशाह सूरी की जीत और सूर्यवंश की स्थापना। पूछा जाएगा कि सूर्यवंश की स्थापना कब किया गया था? तो यह आपको 1540 में किया गया था, जो कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसे बेलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी की जीत हुई। 1541 शेरशाह द्वारा पटना का पुनः निर्माण। शेरशाह सूरी के द्वारा क्या किया गया था? पटना का पुनः निर्माण किया गया था। अब आइए 1651 में ब्रिटिश व्यापारी का केंद्र की वास्तविक स्थापना। 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। यह डेट याद रखिएगा आप। 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था यह पटना में हुआ था। 1670 में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा। 1699 गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना। 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना। 1713 फारुखसियर बिहार में राज्याभिषेक। 1717 अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक अधिकार का मैग्ना कार्टा। 1740 अलीवर्दी खां बिहार और बंगाल का नवाब बना और 1740 में ही गिरिया का युद्ध हुआ था।
गिरिया का युद्ध। 1756 अलीवर्दी खां का निधन हो गया, सिराजुद्दौला नवाब बना जो उसका नाती था। 1757 में प्लासी का युद्ध 23 जून। 1764 बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर। उस समय बेंसीटाट था और प्लासी के समय रॉबर्ट क्लाइव था। 1765 में इलाहाबाद की संधि और द्वैत शासन लागू, और 1772 में क्या हुआ था, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। 1857 के क्रांति बिहार में प्रसार। 1865 में पटना अभियान के द्वारा बहावी आंदोलन का दमन। 1865 में बहावी आंदोलन का क्या किया गया था, दमन। 1884 की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सीवान में हुआ था 3 दिसंबर 1884। 1899 से 1900 बिरसा मुंडा का उलगुलान। 1906 बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना, और 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा किया गया था। 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड, बिहार प्रदेश के कांग्रेस कमेटी का गठन। 1911 पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा किया गया था, 1912 बिहार प्रांत का गठन और बांकीपुर कांग्रेस के अधिवेशन RN मधोलकर के द्वारा किया गया था। यह अधिवेशन कौन हुआ था, 27वां था। यह अधिवेशन 27वां था। 1913 की बात करें तो पटना सत्येंद्रनाथ सन्याल के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन। 1914 में ताना भगत आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत थी। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ था। 1921 की बात करें तो 1921 गांधी जी के द्वारा विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो कि चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और यह 37वां अधिवेशन था। 1923 में बिहार में स्वराज पार्टी का दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। 1929 की बात करें सोनपुर प्रांतीय किसान सभा का गठन। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो नमक सत्याग्रह बिहार में सारण और चंपारण के नमकीन मिट्टियों के द्वारा किया गया था। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक संस्था नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। 1937 में बिहार प्रांतीय चुनाव, प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन और 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया और 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बिहार में शाखा का गठन रामगढ़ अधिवेशन में हुआ था जो कि अब यह झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। रामगढ़ कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। यह कौवां अधिवेशन था तो यह 54वां अधिवेशन था। कौवां अधिवेशन था तो 54वां अधिवेशन था। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, पटना सचिवालय और 11 अगस्त आजाद दस्ता की स्थापना। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 9 अगस्त। तो इस तरह टोटल आपके सामने मैं आधुनिक बिहार का इतिहास से लाया था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और इसी नोट्स से आपको आज 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। आज ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और इसका डिस्कशन शाम को डाल दिया जाएगा। इसका डिस्कशन भी आपको शाम को यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता होगा। और बिहार की बात करें तो डेली संडे को आपको बिहार चलेगा, डेली संडे को बिहार चलेगा। हर दिन एक टॉपिक को ख़त्म किया जाएगा जो कि BPSC का एग्ज़ाम संभवतः 25 नवंबर का जो डेट दिया गया है उस डेट तक बिहार को अच्छे तरीक़ा से कवर कर लिया जाएगा। और बहुत जल्द आपको करंट अफेयर्स, फिजिक्स और सब्जेक्ट वाइज कब कब क्या चलेगा सारा चीज़ का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। और अब वीडियो समय से आपको मिलेगा। कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से वीडियो डेली लेट हो जाता था डालने में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ज़रूर इस सीरीज़ से जुड़े होंगे और जुड़िए। इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि और भी स्टूडेंट के पास जाए। और टेलीग्राम मिशन GS एकेडमी पटना से है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको PDF वीडियो सब कुछ मिल जाता है। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं शाम में। तब तक के लिए धन्यवाद।